क्लास 10th का फिजिक्स में लाइट चैप्टर। इसको हम लोग NCERT प्लस सम एक्स्ट्रा लेवल पे देखेंगे। ठीक है, ये जो लाइट है ये दो पार्ट में आपका बटा हुआ है। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, और फिर साथ ही साथ इसमें आएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये दो चैप्टर्स हमारे जो लाइट से रिलेटेड हैं वो हम लोग पहले देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे साथ में मैंने NCERT के पेजेस भी अटैच कर रखे हैं, जिससे कि आइडिया मिलता रहे कि हम लोग किस जगह से पढ़ रहे हैं और आपको रिवीजन में भी आसानी रहेगा। तो नोट्स बनाने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, आप अपने NCERT में ही हाईलाइट कर सकते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़े तो आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अपने आसपास का जो भी कलरफुल वर्ल्ड है, हमारे आसपास दुनिया संसार है, उसको हम लोग लाइट के मदद से ही देख सकते हैं। ठीक, लाइट की एक खास बात ये है कि लाइट खुद में इनविजिबल है। हम लाइट को नहीं देख सकते हैं, बट लाइट जो है वो दूसरी चीज़ों को विजिबल करा देती है, दिखा देती है हमको। तो यही सवाल उठता है कि NCERT ने यहीं से शुरू किया है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। ऐसी कौन सी चीज़ है जो चीज़ों को विजिबल कराती है, देखने में मदद कराती है। तो एक तो आपने बोला लाइट है। ठीक, तो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है किसी भी चीज़ को देखने का। तो देखो, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमको तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, सोर्स होना चाहिए एक, दूसरा एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास एक आँख होनी चाहिए। सोर्स क्या है? सोर्स वो चीज़ें हैं जो लाइट प्रदान करती हैं, जो हमको लाइट देती हैं। अब ये ल्यूमिनस सोर्स भी हो सकता है, ये आपका ल्यूमिनस सोर्स भी हो सकता है, और दूसरा नॉन ल्यूमिनस सोर्स भी हो सकता है। नॉन ल्यूमिनस, तो बात आती है कि ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या है। तो ल्यूमिनस सोर्स वो हो गए जिनके पास खुद की अपनी लाइट हो ना, सेल्फ लाइट, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश हो, उनको हम लोग ल्यूमिनस सोर्स बोलते हैं। जैसे कि सन हो गए, स्टार हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फायर फ्लाई हो गई ना, जुगनू जिसको बोलते हैं, जुगनू। ठीक, इन सभी के पास अपनी खुद की लाइट है, इसलिए हम लोग इनको ल्यूमिनस सोर्स बोलेंगे। अदर सोर्सेज की अगर बात करें तो वो है नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ये क्या है भाई? नॉन ल्यूमिनस सोर्स हो गए जो डू नॉट हैव सेल्फ लाइट। इनके पास खुद की तो प्रकाश नहीं है, बट ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और प्रकाश देते भी हैं। जैसे आपका मून हो गया ना, मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स। इसके पास खुद का लाइट तो है नहीं, ये सन से लाइट लेता है और फिर हम लोगों को लाइट देने का कार्य करता है ये। तो ऐसे सोर्स को हम लोग नॉन ल्यूमिनस सोर्स कहेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हो गया, किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या होना चाहिए? सोर्स होना चाहिए। ये सोर्स आपका ल्यूमिनस भी हो सकता है और नॉन ल्यूमिनस भी हो सकता है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट की, कि ठीक है लाइट तो है हमारे पास, लेकिन देखना किसको है? तो देखना किसको है? ऑब्जेक्ट को देखना है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चेयर, फैन, ठीक है, और माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गई, एट्सेट्रा, जो भी चीज़ें, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, जिन पर आकर के लाइट गिरती है। लाइट इन सभी चीज़ों पे आकर के फॉल होती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये लाइट ऑब्जेक्ट से हमारे आँखों में पहुँचती हैं। ये लाइट ऑब्जेक्ट से निकल करके हमारे आइज़ तक रीच करती हैं, और फिर हमारे आँख में इनकी एक इमेज बनती है, और फिर ये देखने वाला कार्य पूरा हो पाता है। तो
ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस आउट हुआ 1 2 3 में से, इफ़ एनी ऑफ द अबव इज मिस्ड देन वी कैन नॉट सी एनीथिंग। देखने वाला कार्य पूरा ही नहीं हो पाएगा। सोचो अगर लाइट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन आँख ही ना हो ना, तो भी देखने का काम नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आप सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट भी हो, आई भी हो, लेकिन लाइट ही ना हो, तो भी नहीं देख पाएंगे। सोर्स भी हो, आई भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ही ना हो देखने के लिए, तो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ मिस आउट हुई देन वी कैन नॉट सी एनीथिंग। तो ये बात तो आपको एक याद रखनी है। तो यही सारी बातें यहाँ तक इसने कहा हुआ है। नेक्स्ट बात ये करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की। आपका एनसीईआरटी ही बात करता है किसकी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की, कि लाइट की क्या प्रॉपर्टी हैं, गुण हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग लाइट की मेंशन कर सकते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। देखो ये लिखा है लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है आपने कह दिया स्ट्रेट लाइन में चलता है, बट हाउ डू वी बिलीव, हम कैसे मान लें इस बात को? तो इसको मानने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से हम इस बात को वेरीफाई करेंगे कि हाँ सच में लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जैसे मान लो एक कैंडल ले लिया जाए, इसको जला दिया जाए, एक कार्डबोर्ड ले लिया जाए ऐसे बड़ा सा, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लिया और इस कार्डबोर्ड में एक छेद कर दें, ऐसे होल कर दें, और यहाँ मान लो हमारी आँख है, ठीक, ये आई है, ठीक, ये कैंडल है। अभी क्या है, इस कार्डबोर्ड को हम ऊपर ले जाएं और फिर नीचे ले आएं बारी बारी से, तो हम देखते हैं कि जब ये कैंडल, ये होल और ये आँख जब तीनों एक सेम लाइन में आती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आती हैं, तभी हम इस लाइट को देख पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ से तो ये वेरीफाई हो गया कि लाइट जो है ये कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि ये कह रहा है कि लाइट कास्ट ए शार्प शैडो। लाइट क्या बनाता है? एक शार्प शैडो बनाता है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट न जा पाए उसका ये क्या करता है, शैडो बनाता है। ये भी एक वेरिफिकेशन है लाइट के स्ट्रेट लाइन होने का। कैसे कैसे भाई कैसे? तो देखो इधर, जैसे ये मान लो कोई बच्चा है, ठीक, और ये एक दीवार है, एक वॉल है, ठीक, यहाँ एक सोर्स है लाइट का, यहाँ से लाइट निकलेगी, तो लाइट ऐसे जाएगी, लाइट ऐसे 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 और ये ऐसे होते हुए चली जाएगी। तो अभी ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ओपेक है। ओपेक से मेरा बस इतना मतलब है कि लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती। तो जहाँ पे लाइट नहीं जा पाई है वहाँ पे क्या मिलेगा मुझको, इस बच्चे के ही इतना जगह ऐसे ब्लैक हो जाएगा, बाकी जगह पे लाइट आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं शैडो। शैडो। और लाइट अगर ये स्ट्रेट लाइन ना गई होती तो ऐसे जाके यहाँ लाइट दे देता, ऐसे जा करके यहाँ लाइट दे देता, ऐसे जा करके यहाँ लाइट देता, तब तो शैडो बनता ही नहीं। तो शैडो बनता ही इसलिए है क्योंकि लाइट चलती है कैसे, स्ट्रेट लाइन में। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। फिर दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ लाइट की, तो दूसरी प्रॉपर्टी मैं बोल सकता हूँ कि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में, लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस बात को भी हमको याद रखना है कि लाइट इस स्पीड से प्रोपगेट करती है, चलती है। चलिए, ये तो हमने देख लिया प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। अभी बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट का नेचर कैसा है। तो मैं पहले ही बता दूं, लाइट के पास जो है डुअल नेचर है। लाइट के पास कैसा है, डुअल नेचर है। डुअल नेचर से क्या मतलब है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और समटाइम्स लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा।
वेव के बारे में क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं साउंड वेव वाले चैप्टर में कि वेव क्या होती हैं। तो वेव एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक प्रकार से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये तो हमने थोड़ा सा जाना। अभी बात करते हैं कि नेचर ऑफ लाइट में हम कह सकते हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर ये कहता है कि जो लाइट है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इनको हम लोग फोटॉन कहते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल्स जैसे मान लो एक बॉल है, ये बॉल अगर किसी सरफेस पे गिरेगा तो क्या होगा? जैसे गिरेगा वैसे टकरा के चला जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो लाइट के साथ भी ऐसा होता है, लाइट भी किसी सरफेस पे गिरती है तो रिफ्लेक्ट करती है। तो हमने यहाँ से कह दिया कि लाइट के पास क्या है? पार्टिकल नेचर है। बट कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो वेव की तरह है। जैसे एक प्रॉपर्टी यहाँ एनसीईआरटी में कवर किया हुआ है जिसको हमने डिफ्रैक्शन बोला हुआ है। डिफ्रैक्शन लाइट की एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, डिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि जब लाइट आती है और कोई एक छोटा पार्टिकल लाइट के वेवलेंथ के बराबर या उससे छोटा पार्टिकल यहाँ मिलता है, तो लाइट यहाँ टकरा के वापस नहीं जाती है। लाइट यहीं से क्या करती है? ऐसे बेंड हो जाती है और फिर चली जाती है। तो ये जो किसी पार्टिकल के अराउंड लाइट बेंड की है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये लाइट के पार्टिकल नेचर को डिस्कार्ड करता है और बताता है कि लाइट यहाँ पे वेव की जैसे चल रही है। और यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि लाइट के पास पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे लाइट के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। कुछ इफेक्ट्स और कुछ चीज़ों के बारे में मैं लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि पार्टिकल नेचर क्या क्या होते हैं। जैसे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये इफेक्ट्स क्या हैं हम लोग 12th में पढ़ेंगे, बस आप जानते रहिए कि लाइट के जो पार्टिकल नेचर होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, और अगर मैं वेव नेचर के बारे में बात करूं तो डिफ्रैक्शन हो सकता है, अभी एक देखा हमने। और आपको जानना हो तो आप जान सकते हैं एक इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहें तो पोलराइजेशन भी आप लिख सकते हैं। पोलराइजेशन, यहाँ भी आपको लाइट की वेव नेचर को देखने को मिलेगा। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जैसे रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसको हम लोग लाइट की दोनों ही नेचर से प्रूव कर सकते हैं, बोथ नेचर से शो कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। तो यहाँ तक एक बात क्लियर हो गई कि लाइट का नेचर कैसा है। तो आप बताएंगे डुअल नेचर है लाइट के पास, इट हैज़ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ पे कर लेना चाहूँगा और कि लाइट जब स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसको हम लोग एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। और ये क्या करता है? शोज द डायरेक्शन। इसका काम है लाइट के डायरेक्शन को शो करने का, शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के डायरेक्शन को शो करता है कि लाइट किस डायरेक्शन में चल रही है। अब ढेर सारी रे अगर कहीं मिल जाए इस प्रकार से, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे बंडल ऑफ रे, बंडल ऑफ रे। और इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे बीम। ठीक है, ढेर सारी रे अगर इस प्रकार से चल रही हैं तो इसको हम लोग बीम बोलते हैं। ठीक है, अभी ये बीम आपके पैरेलल भी हो सकते हैं अगर सारे ऐसे हैं, इसको बोलेंगे पैरेलल बीम। और अगर इफ अगर ये बीम किसी पॉइंट पे जाकर के ऐसे मिल रहे हों इस प्रकार से, तो इनको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो रही हों। कभी कभी हो सकता है एक ही पॉइंट से निकल करके ये बीम अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हों, तो इसको हम लोग बोल देंगे
डाइवर्जेंट बीम, ये हो गया आपका डाइवर्जेंट बीम। ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में ये देखते हैं कि अगर लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो क्या होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस। जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, देखो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी ने कवर तो नहीं की है डायरेक्टली, बट आगे की चीज़ों को समझने के लिए और फील लेने के लिए हमको ज़रूरी है कि ये चीज़ें भी हमको पता हों। तो लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरेगी इस प्रकार से, तो हो सकता है कि टकरा के वापस चली जाए। अगर ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है, अगर ये सरफेस आपका कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि एक साइड से हमने पॉलिश कर दिया है, लाइट अंदर जा नहीं सकती आर पार, तो क्या करेगी, जैसे गिरेगी वैसे ही चली जाएगी। तो इस तरह के नेचर को या प्रॉपर्टी को लाइट के कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई। बट देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट वी हैव ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो सरफेस है कैसा है भाई, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट आर पार भी जा सकती है। तो ऐसे लाइट गिरेगी पार कर जाएगी। ठीक है, लाइट ऐसे गिर के पार कर जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्रैक्ट कर गई एंड देयर इज अ लिटिल चांस दैट इफ देयर इज ए ब्लैक बॉडी, अपन लोग के पास क्या है, एक ब्लैक बॉडी हो, ठीक है, तो लाइट जो भी गिरेगी मैक्सिमम पोर्शन इसका इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो गया भाई। तो लाइट रिफ्लेक्ट भी कर सकती है और रिफ्रैक्ट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। रिफ्लेक्ट कर सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है और रिफ्रैक्ट हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा सरफेस कैसा है। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंडिंग है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। प्रॉपरली हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस, कैसा सरफेस हो, हाईली पॉलिश्ड वन साइड से, जिससे लाइट आर पार न जा सके, जैसे कि मिरर हो गया। ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट ऑफ द लाइट, ज़्यादातर लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देगा जो भी इसके ऊपर गिरेगा। तो ये लाइट आया, आपने इधर से पॉलिश कर रखा है, लाइट आर पार जा नहीं सकती, तो ये टकरा के वापस चली जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आप इसको सिंपली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, सिंपल। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो अगर ये आपका एक प्लेन सरफेस है, बढ़िया सा सरफेस है, इस पे लाइट ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो लाइट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये ऐसे पैरेलल ही जाएगा, ये पैरेलल मानिएगा आप। ठीक है, फिर ये लाइट ऐसे चला गया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक्चुअली हो क्या रहा है कि लाइट जो है अपना वो आ चाहे जैसे रहा हो लेकिन जा पैरेलल ही रहा है। ठीक है, लाइट जा कैसे रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो जब भी लाइट पैरेलल जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर होगा ये। अगर एक ऐसा सरफेस ले लें गंदा सा, तो लाइट ऐसे गिरेगी, ये भाग गई, लाइट ऐसे गिरेगी, ये भाग गई, लाइट ऐसे गिरेगी, ये भाग गई। तो आप देख सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं है तो ऐसे सरफेस को हम लोग बोलेंगे इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर होनी चाहिए। चलो कुछ बातें और करते हैं हम लोग। ये एक सरफेस ले लिया मैंने, ठीक है।
अभी मान लो ये लाइट इस प्रकार से आई, ठीक, और लाइट जैसे ही आती है, ठीक है, सरफेस पे जहाँ गिरती है वहीं हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, लाइट यहाँ से ही वापस ऐसे टकरा के चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो लाइट आई है, ये जो लाइट आई है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो लाइट किसी सरफेस पे गिरती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो लाइट टकरा के वापस जाती है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है यार, सिंपल सी बात है। एंड दिस नॉर्मल इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन। ये परपेंडिकुलर होगा आपके सरफेस के, ये इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर से भी इधर से भी, ठीक है, क्लियर होगी बात। अभी क्या है, ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई को हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आई एंड आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। इस बात को ध्यान दीजिएगा वरना सवाल गलत हो जाएंगे। आई और आर को हमेशा हम लोग नॉर्मल के साथ मेज़र करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके प्रोटेक्टर का 0 होगा, इधर आप बढ़ते हुए जाएंगे 0 1 2 3 4 5 और इधर 0 1 2 3 4 5 ऐसे। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी एक एंगल और बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। दिस इज़ नथिंग बट वी कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब जरूरी नहीं है कि ये सरफेस हमेशा प्लेन ही टाइप का हो, ठीक है। ये सरफेस आपका, ये सरफेस चलिए, ये सरफेस आपका ऐसे ठीक है, ये सरफेस आपका कैसे लिख दूं मैं, ठीक, ये सरफेस ऐसे कुछ कर्व शेप में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखिए, अगर लाइट ये ऐसे फॉल हुई, जहाँ पे लाइट गिरती है हमें कुछ नहीं वहाँ पे क्या करना है, एक तुरंत फट से नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। और उसके बाद ये लाइट जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, ये देखते हैं इससे, ये लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है। यहाँ भी वही बातें लागू होंगी। ये एंगल आपका आई कहलाएगा और ये एंगल आपका आर कहलाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। अगर ये सर्किल हमारा ऐसा बन जाए या कर्व ऐसा बन जाए, इसमें भी लाइट गिरेगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ भी हम लोग ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल ऐसे, ठीक है, और फिर ये वापस जाएगी ऐसे। यहाँ भी आप कह सकते हैं ये एंगल आपका आई होगा और ये एंगल आपका आर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। और ये आपका नॉर्मल होगा। तो सरफेस कैसा भी हो ये चीज़ें फॉलो होगी।
अभी देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हो गया? कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है, जितने एंगल पे ये लाइट गिर रही है नॉर्मल से, उतने ही एंगल बनाते हुए ये जाएगी। मतलब पहली बात तो ये कर रहा है कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस। प्लेन सरफेस हो, कर्व्ड सरफेस हो, इस प्रकार से इनसाइड कर्व हो, कैसा भी हो, आई और आर हमेशा बराबर होंगे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या कह रहा है ये? दूसरी बात कह रहा है कि इंसिडेंट रे, दूसरी बात ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर and the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। क्या बात कह गया ये? तो बड़ी सारी अंग्रेजी यहाँ पे बोल गया। ये कह रहा है कि अगर मान लें ये एक प्लेन है, ठीक है यार, तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सारे एक ही प्लेन में है। ये अगर प्लेन है तो यहीं पे है। अगर मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगा दूँ ऐसे, तो ये इस प्रकार से टच करते हुए आएगा, ये टच करते हुए लाइट जाएगा, और नॉर्मल भी टच करते हुए बनेगा। मतलब इसी प्लेन पे ही है ये। तो आई मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस बात को ये बताने की यहाँ पे कोशिश किया हुआ है। चलो आगे देखते हैं क्या कर रहा है। दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो बात मैं कर चुका हूँ कि कैसा भी सरफेस हो, हर जगह ये लॉ वैलिड है। कह रहा है कि यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ऐसा ये कह रहा है, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि कैसे इमेज बनता है प्लेन मिरर से। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी, बाकी कैसे इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है, साइज इमेज, और क्या मतलब कुल मिला जुला के ये प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहा है। कुछ बातें कर लेते हैं। एक बात बताइए, जैसे ये सरफेस है, इस पर लाइट रे इस प्रकार से आई, इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पे हमको बताना है एंगल आई क्या होगा और एंगल आर क्या होगा। ठीक है, सोच के बताइए। तो ये देखो, ये लाइट आ रही है इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, इसका नॉर्मल कहाँ होगा? इसका नॉर्मल भी तो यहीं पे होगा। बोलो यार, इसका नॉर्मल भी यहीं पे तो होना चाहिए। ऐसे ही तो इसका नॉर्मल भी होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही इसका नॉर्मल है तो लाइट ऐसे ही जाएगी भी। लाइट जैसे आई है, लाइट वैसे ही जाएगी। ठीक है, ये अगर लाइट इस प्रकार से आई है तो टकराने के बाद लाइट क्या करेगा? वैसे ही जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसका मतलब ये है कि अगर मैं नॉर्मल के साथ आने वाली रे का एंगल मेजर करूं, तो नॉर्मल देखो इसी के ऊपर नॉर्मल भी है और यहीं पे इंसिडेंट रे भी है, तो आई तो हो गया आपका 0 डिग्री। आर जितना आई होता है उतना ही आर भी होगा, तो ये हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि इस वाले केस में आई और आर क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि जब रे परपेंडिकुलर गिरेगा किसी सरफेस पे तो वो क्या होगा? 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। और आई इक्वल टू आर तो आपको पता ही है, तो लाइट ये क्या करेगा? अपने ही पाथ को रिट्रेस करता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट क्या होता है। बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है,
तो यहाँ थोड़ी सी बात लिख लें, थिंग्स विच गिव्स लाइट और produces light with the help of any other source। तो ठीक है, वो चीज़ें जो या तो लाइट दे रही हैं या प्रोड्यूस कर रही हैं किसी और चीज़ के हेल्प से, उन सभी चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे क्या सन को हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे? हाँ कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइट दे रहा है। क्या मून को हम लोग लाइट ऑब्जेक्ट कहेंगे? हाँ कहेंगे, क्योंकि मून भी हमको लाइट दे रहा है। वो अलग बात है कि सन से लेकर के कह रहा है। क्या हम टेबल को ऑब्जेक्ट कहेंगे? हाँ कहेंगे, क्योंकि ये भी हमको लाइट दे रहा है, हमारी आंखों तक लाइट पहुंचा रहा है। वो अलग बात है कि बल्ब की लाइट की मदद से ऐसा हो पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो भी लाइट प्रोड्यूस कर सकती हैं इन एनी वे, उन सभी चीज़ों को हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में उनको ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट साइज्ड हो सकता है। पॉइंट साइज का मतलब बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। या ऑब्जेक्ट आपका एक्सटेंडेड भी हो सकता है। एक्सटेंडेड मतलब थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉइंट साइज भी हो सकता है और एक्सटेंडेड भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट की और भी कैटेगरीज बनाई गई हैं। रियल ऑब्जेक्ट भी है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी है। आइए देखते हैं। अरे यार तुम सीधे नहीं हो पाओगे। चलो, ये मान लो कोई सरफेस है, ये हमारा एक मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अगर इससे लाइट जो है वो डाइवर्ज करते हुए जा रही है, ठीक है। अगर इससे लाइट क्या हो रही है? डाइवर्ज करते हुए जा रही है सरफेस की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट दूसरी तरफ अगर हमारे सरफेस पे, पहले सरफेस बना ले, ये हमारा सरफेस, अगर हमारे सरफेस पे जो लाइट रे है वो कुछ इस प्रकार से आ रही हो, ठीक है। अगर सरफेस से लाइट डाइवर्ज हो रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो दो बातें याद रखनी है इमेज के बारे में। पहले इमेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। इमेज इज ए पॉइंट वेयर rays of light either intersect or appear to intersect। दो बातें हैं यहाँ पे। इमेज इज ए पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट आइदर इंटरसेक्ट और अपीयर टू इंटरसेक्ट, ठीक है। इमेज वो जगह है या इमेज वो चीज़ है जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद, सीधी सी बात है कि लाइट या तो इंटरसेक्ट कर रही है या हमको ऐसा लग रहा है कि कर सकती है। दोनों ही केस देखते हैं। जैसे मान लो ये है एक मिरर, कैसा मिरर है बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, लाइट गया, ठीक है, लाइट आया ऐसे, ठीक, फिर ये लाइट ऐसे गया, ठीक है। ये मान लो कैसे भेज दें इसको हम लोग भेज देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक, रिफ्लेक्ट करके ऐसे गया। तो ये देखो रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। एक बार यहाँ से रिफ्लेक्ट की है, एक बार यहाँ से रिफ्लेक्ट किया और दोनों यहाँ पे कट कर गई। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मेरा इमेज बन जाएगा, ठीक। दूसरा क्या हो सकता था? ऐसे ले लेते मिरर,
यहाँ से लाइट रे ऐसे निकलता, ये ऐसे चला जाता, यहाँ से लाइट रे ऐसे निकलता, ये ऐसे चला जाता। तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, और दोनों ही आपस में कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनको हम लोग ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं ऐसे, और ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ भी आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो दोनों ही बात है, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए उसको हम लोग बोलेंगे इमेज। और अगर भाई साहब लाइट रे जो इंटरसेक्ट की है वो इस तरह के केस में है, क्या मतलब कि हाँ लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रियल इमेज। और अगर लाइट रे को हमको इंटरसेक्ट कराना पड़ रहा है पीछे एक्सटेंड करके, तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो दो केसेस यहाँ पे बनते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के। ठीक है, तो इमेज आपके दो प्रकार के हैं, रियल इमेज है और वर्चुअल इमेज। कुछ खास बात है रियल इमेज की, कुछ खास बात है रियल इमेज की। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि रियल इमेज जो होता है एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, पहली बात तो क्या हो गई, एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, दूसरी बात क्या है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, अगर दीवार पे हम इमेज बनाना चाहें जैसे प्रोजेक्टर से बनता है, ये सारी चीजें क्या है हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पे। वर्चुअल इमेज के बारे में बात करें तो डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट। और दूसरी बात, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ऑब्टेन भी नहीं कर सकते आप, दोनों ही बात है। यार देखो कितने शॉर्ट में यहाँ पे एनसीईआरटी में लिख दिया है कि वर्चुअल है बात, डायरेक्ट है बात। ठीक है, तो ये सारी बातें या तो आप पहले से पढ़ लो, सेवेंथ एट का आपको याद हो, और नहीं तो फिर हमें पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बात किया है प्लेन मिरर से इमेज की फॉर्मेशन की। तो अब कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोगों को याद होगा, बट जरूरी नहीं कि सबको याद भी हो, सबको पता भी हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा देख। चलो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक, तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर यार एक सिंपल सा मिरर जो प्लेन हो इस तरह से। ठीक, और इसके एक साइड हम लोग क्या कर देंगे, इसके एक साइड हम लोग कुछ इस प्रकार से पॉलिश कर देंगे जिससे लाइट आर पार न जा पाए। अब इमेज कैसे बनेगा, इसके लिए सुनो क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे थोड़ा सा बीच से, ठीक, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं छोटा सा, ये लीजिए एक ऑब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से देखो क्या होगा, इसके टिप से लाइट रे निकलेंगी और मिरर पे जाकर के टकराएगी। चलो ले चलते हैं, ये देखो टिप से लाइट निकली, जाकर के मिरर पे ऐसे टकराई।
हमको पता है कि लाइट रे अगर नॉर्मली मिरर पे गिरती है तो जैसे जाती है वैसे ही वापस भी आती है। तो लाइट रे जैसे गई है उसी प्रकार से ये वापस भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल ये कितना बना रहा है 90 डिग्री। नॉर्मल पे लाइट रे जैसे गिरेगी वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ बॉटम से भी अगर हम लाइट रे को ले जाएं, ठीक है, यहाँ बॉटम से भी ले जाएं इस प्रकार से, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, लाइट रे जैसे गई है वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक, अभी काम तो मेरा इतने से भी बन जाएगा, बट मैं क्या करता हूं, इस टिप से एक लाइट रे को और ले जाता हूं। मतलब देखो ऐसे, ये ऐसे गिरेगा। ठीक, ये जैसे गिरा है तो ये देखो, ये सरफेस क्या है, मिरर है। ये वाली जो लाइट रे है ये नॉर्मल का काम करेगी, तो ये जितने एंगल बना के आया है उतने ही एंगल बनाते हुए ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये जितने एंगल बना के आया है उतने ही एंगल बना करके चला जाएगा। अभी देख पा रहे हैं कि अगर इस टिप के बारे में सिर्फ देखें तो टिप का एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। मैंने बोला था कि इमेज जो बनता है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को मिलाने से बनता है, तो ना तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है ना तो ये मिल रही है, तो इनको मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए हमने बताया था कि दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे को क्या करें, ऐसे पीछे हम लोग एक्सटेंड कर दें, ऐसे 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 इसको पीछे क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक, तो ये R2 है, इसको कैसे खींच देंगे, ऐसे 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 खींच देंगे। ठीक, जब आप इसको खींच देंगे तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे मीट कर गई, और जहां मीट कर गई वहीं पे क्या बन जाएगा, इसका टिप। जहां पे ये जुड़ गए वहीं पे क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट का टिप बन जाएगा। अब ये टिप बन जाएगा तो उसके नीचे की रे फिर इसी प्रकार से रिफ्लेक्ट होंगी, तो नीचे वाला पोर्शन बनेगा, फिर ये ऐसे ही होते जाएंगे और फिर ये इमेज ऐसे बन जाएगा। तो अगर ये ए बी है, ये क्या होगा, बी डैश ए डैश, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये आपका इमेज कहलाएगा। ठीक है यार, इतनी बात तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी अब इसका प्रूफ होता है जिसमें हम लोग ट्रायंगल की सिमिलरिटी वगैरह से प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करके हमको जो रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रूफ तो है नहीं हमारे सिलेबस में। तो रिजल्ट में पहली बात, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगा, ये पहली बात आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट भी रहा होगा, ये बात भी आपको याद रखनी है। तीसरी बात, जो इमेज है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज होगा, आप देख पा रहे हैं क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन खुद से नहीं हो रहा है, हमें पीछे एक्सटेंड करके कराना पड़ रहा है। और जो वर्चुअल है तो साथ ही साथ कैसा है, इरेक्ट भी है। इरेक्ट का मतलब क्या होगा, सीधा। ठीक है, सीधा भी है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमको यहाँ से मिल सकता है। अब आप यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चौथी बात, इमेज कैसा होगा, लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, कि जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा। यानी कि अगर मैं एफ लेटर का इमेज बनाऊंगा मिरर में, ठीक है, ये वाला पोर्शन लेफ्ट में है
तो पहले ये बन जाएगा इधर, ठीक है, और ये वाला पोर्शन राइट में है, ये वाला ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ऐसा क्यों होगा, ये भी आप सोचो, ये भी आप सोचो। ये वाला पॉइंट मिरर से सबसे पहले है, तो मिरर से इधर भी तो यही वाला पॉइंट सबसे पहले बनेगा, फिर इसके पीछे का पॉइंट बनेगा, फिर इसके पीछे का पॉइंट बनेगा, फिर इसके पीछे का पॉइंट बनेगा, और फाइनली ये डंडे वाला पॉइंट बनेगा। ऐसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर ये इस तरह से बढ़ता जाएगा फाइनली। तो इस कारण से, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाती है कि जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो ये इतनी बातें यहाँ पे रखी हुई हैं। कह रहा है, देखो आप लाइन भी पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि प्लेन मिरर से जो बनता है वर्चुअल इरेक्ट बनता है, साइज ऑफ इमेज इक्वल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। जितनी दूरी पे मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे इमेज बनेगा, इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगा। तो ये सारी बातें हमने कर लिया है।